आज की क्लास में हम लोग फेजर एंड फेजर डायग्राम पढ़ते हुए और आगे क्या जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आज आपको पढ़नी है दैट इज फेजर एंड फेजर डायग्राम। लास्ट क्लास में आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ मिसी करंट पढ़ा था। उससे पहले हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने एसी को डिफाइन किया था। आज हम लोग फेजर फेजर डायग्राम, उसमें हमने 3 प्रकार का सर्किट बताया था आपको। पहला सर्किट याद होगा ओनली रेजिस्टिव सर्किट, सेकंड होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड थर्ड होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो ऐसे 3 टाइप के सर्किट पढ़ने हैं और एक फिर तीनों को मिलाकर जिसको हम लोग LCR बोलते हैं, और वही LCR सर्किट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आज के 1-1.5 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास जो भी हो उसमें हम लोग यहाँ तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले आप फेजर को डिफाइन कीजिए। लिखिए, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, phasor is a rotating vector which represents a quantity varying sinusoidally, which represents a quantity varying sinusoidally with time. Sinusoidal, sinusoidally, sinusoidally with time, such as alternating current or alternating voltage, such as alternating current or alternating voltage। तो क्या कह रहा है, फेजर हम लोग किसको कहते हैं? एक इस तरह का रोटेटिंग वेक्टर, एक इस प्रकार का एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको याद होगा जब हम लोग ये वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने V इक्वल टू क्या पढ़ा था? V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मैं इस V नॉट साइन ओमेगा टी को V नॉट साइन फाई लिख सकता हूँ? बात देखिए, फाई इज इक्वल टू किसके बराबर? ओमेगा टी के बराबर। तो अब मैं यहाँ पर एक वेक्टर लेता हूँ जिसका नाम है V नॉट और इस एंगल को क्या ले लेता हूँ? फाई ले लेता हूँ। अब ये जो एंगल यहाँ आया है इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट यहाँ होगा जिसका नाम होगा V नॉट कॉस फाई और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसका नाम होगा V नॉट साइन फाई। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो आपने इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट लिए और उन दोनों कंपोनेंट के आधार पर आपने इसका वो वाला कंपोनेंट जो मेरे काम वाला है, मेरे काम कौन सा वेक्टर आने वाला है? ये V नॉट साइन फाई आने वाला है, V नॉट कॉस फाई नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन फाई या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसी को हम लोग फेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग साइनोसोइडली। एक तो ये साइनोसोइडल आपके लिए शायद नया वर्ड हो सकता है। तो साइनोसोइडल का मतलब क्या होता है? साइनो SINU है, SINU साइनोसोइडल। अब ये साइनोसोइडल का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी वेरिएशन जो या तो साइन को फॉलो करे या कोसाइन को फॉलो करे, इन्हीं दोनों को फॉलो करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोसोइडल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? साइनोसोइडल। साइनोसोइडल का मतलब होता है या तो वो कॉस वेव को फॉलो कर रहा हो या फिर वो साइन वेव को फॉलो कर रहा हो। तो इस क्रम में जब साइनोसोइडल वेव आता है तो आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जब अभी लास्ट क्लास में ही मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से जब हम लोग टाइम के साथ I नॉट यानी V नॉट और V और I का ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया था जहाँ पर इस प्रकार से कि आपका वोल्टेज वाला ग्राफ कर्व था और एक इसी में हमने इस तरह से करंट का भी कर्व बनाया था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये चूंकि साइन वेव को फॉलो कर रहा है, कौन सी वेव को फॉलो कर रहा है? साइन वेव को। ये साइनोसोइडल कर्व है जहां पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी
ये आई नॉट के बराबर है और यहीं पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है पर होना नहीं चाहिए, ये बराबर ही होना चाहिए ऐसा, और ये जो होगा वो क्या होगा वी नॉट होगा। तो ये कर्व आपने देखा था, इसी में जो कर्व है वो एक्चुअली किसको साइन वेव को फॉलो कर रहा है, क्योंकि साइन वेव को फॉलो कर रहा है तो उसको साइनोसॉइडल भी कहा जा सकता है। हो सकता है कोई कॉस वेव को भी फॉलो करे तो उसको भी साइनोसॉइडल ही बोलेंगे। साइनोसॉइडल मतलब आइदर इट फॉलोज साइन वेव और कॉस वेव। तो ये आपका फेजर हो गया। अब ये दो ही हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उसके पहले आपको फेजर डायग्राम का डेफिनेशन लिखना चाहिए। तो ये सब लिख लेने के बाद आप फेजर डायग्राम लिखिए। फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, फेजर डायग्राम is a graphical way of representing magnitude and directional relationship between two quantities representing magnitude and directional relationship between two quantities of same frequency varying sinusoidally with time, जब वो वैरी करता है तो उसको क्या कहते हैं फेजर डायग्राम। यहां तक कोई डाउट? तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये एक फेजर डायग्राम है। इसको क्या कहते हैं फेजर डायग्राम, जो इस प्रकार से आपने बनाया है, जो कि एक रोटेटिंग वेक्टर है। इसके कंपोनेंट्स आप तोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज नो साइनोसॉइडल ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ, ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। और इसी ग्राफ के आधार पर आप क्या बनाते हैं, और इसका अगर आप देखें डायग्रामेटिकली तो आपको इस तरह ही दिखाई देगा कि यही एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये देखिए ध्यान से तो दिख जाएगा कि ये क्या है। देखिए क्या है ये, एक्चुअली दिस इज माय ओरिजिनल वेक्टर। आपको ये वेक्टर दिखाई दे रहा है जिसको उसने कहा है कि ये am sin ओमेगा t प्लस फाइव, जहाँ पे ये इनिशियली 0 डिग्री पर था, उसके बाद यहाँ पर ये 30 डिग्री पर पहुँचा है, यहाँ पर ये 60, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ पर 150, ऑब्वियसली फिर 120 और 30-30 के गैप पर इसने क्या किया है, इस तरह से वो बनाया है। अब ये तो आपका सिंपल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है जो कि टाइम डोमेन के साथ आपने रिप्रेजेंट किया। अब जैसे ही 0 डिग्री पर है तो ये एंगल कहाँ पे है, बॉडीज का मतलब यहाँ पर था 0 डिग्री। जैसे ही ये 30 डिग्री पर पहुंचा तो रोटेटिंग वेक्टर जिसको हम लोग फेजर बोलते हैं वो 0 से कहाँ पहुंच गया, 30 डिग्री पर पहुंचा, तो ये एग्जैक्टली यहाँ। फिर ये 60 डिग्री पर पहुंचा है तो ये वैल्यू भी कहाँ पहुंच गई है, 60 डिग्री पर। फिर ये 90 डिग्री पर पहुंचा तो ये भी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये और ये बोथ आर वन एंड द सेम, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। सिर्फ ये क्या किया गया है समझिए, इसको उठा के आपने ऐसे कर दिया, ये अगर ऐसे कर देंगे तो ये सर्कल ही बन जाना है, और उसी सर्कल के आधार पर हमने इसकी सारी वैल्यूज लिख रखी है, चाहे 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री होते हुए 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट साइकिल जो एक साइन वेव ट्रैवल करता है उसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग फेजर बोलते हैं। और ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, और जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो क्या है, फेजर डायग्राम है। तो हम लोगों को एग्जाम में यही पूछता है कि आप फेजर डायग्राम बनाइए, किसके लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए, कैपेसिटिव सर्किट के लिए और इंडक्टिव सर्किट के लिए, या एलसीआर, जहां पर तीनों 4 फेजर डायग्राम हम लोगों को पढ़ना है। तो फेजर डायग्राम, ये दोनों फेजर डायग्राम नहीं है, ये तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है जो कि रोटेटिंग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, और इसके आधार पर हम लोग को क्या बनाना होता है, फेजर डायग्राम बनाना होता है। तो अभी हम लोग एक एक करके सीखेंगे, बस ये अगर आप अपनी कॉपी में बना पाए
तो जल्दी से बना लीजिए, उसके बाद दो छोटी छोटी बातें और बताऊंगा और फिर तो ये बता दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आप देख सकते हैं, ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। अब बोलिए सर कैसे फ्रीक्वेंसी सेम है? अब देखिए यहाँ पर भी ये ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ये ओमेगा टी है। ओमेगा टी में ओमेगा दोनों में है और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई म्यू के बराबर होता है। अगर ओमेगा सेम है तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो म्यू भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 100% क्या है? सेम है। 100% क्या है? सेम है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी 100% सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। यू कैन नॉट वैरी द फ्रीक्वेंसी, यू कैन वैरी द फेज। आप फेज चेंज कर सकते हैं। फेज चेंज का क्या मतलब होता है अभी बताता हूं, बट यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करंट यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज पर यूज करते हैं। कैन वी चेंज दैट? इंडिया, पूरे इंडिया भारतवर्ष में 50 हर्ट्ज पे ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि झारखंड में अलग है तो बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग, दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग, ऐसा अलग अलग नहीं है, या बैंगलोर में अलग, सब जगह अलग अलग नहीं है, सेम ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। डन। अब वहां पे एक नया मैंने शब्द बोला, फेज डिफरेंस, तो उसको समझ लेते हैं। तो ये अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ो। अब देखिए फेज डिफरेंस वाली बात बोलो। व्हाट इज फेज डिफरेंस? इसको थोड़ा समझते हैं, फेज डिफरेंस क्या है। ये एक फेज डिफरेंस समझने का एक छोटा सा तरीका है, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसी को मैं वेव फॉर्म में भी आपको दिखा सकूं। अब ये आपका सेंटर है और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बॉडी ए रखी है। अब यहाँ पर उसी टाइम पर एक दूसरी बॉडी बी रखी हुई है और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाई। ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप दो भाई बहन, एक भाई एक बहन, या एक बहन एक भाई, या एक भाई एक भाई, एक बहन एक बहन, कोई भी केस चलेगा। उससे बस समझना हमें ये है कि अब जैसे मैं आदित्य का हिसाब कर लेता। आदित्य तुम्हारी उम्र क्या हो रही है? अभी 18 साल हो रही है। तुम्हारे छोटे बहन का उम्र होता होगा मेरे ख्याल से 10-12 साल, या 12-13 साल हो गया, यानी 4-14-15 पकड़ लीजिए, 15 पकड़ लीजिए। मानिए वो 15 साल के हैं और आप 18 साल के हैं, ठीक। आज 2024 में ही इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज 15 ईयर्स ओल्ड। आज से 10 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा? ही विल बी 28 ईयर्स ओल्ड। इनकी बहन कितनी हो जाएगी? शी विल बी 25 ईयर्स ओल्ड। क्या इनके बीच का जो एज डिफरेंस है, कैन इट बी चेंज नाउ? ये तो जब एक बार पैदा हो गए और जो डिफरेंस पैदा हो गया उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे एक भाई एक बहन के बीच में जो एज डिफरेंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से जब ये वेव चलना स्टार्ट किया, यानी ये आपकी बहन है और ये आप हैं, तो जब ये पैदा हुई तब ऑलरेडी आप कुछ एंगल क्या कर चुके थे? चल चुके थे। अब चाहे आप कहीं भी चले जाएं, मान लीजिए आप यहां आ गए, ऑब्वियसली जितना फेज डिफरेंस आपके पीछे पैदाइश के टाइम पर था उतना ही फेज डिफरेंस अभी भी यहां पर रहेगा। दिस फेज डिफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। मान रहे, समझ रहे हैं ये बात को? फेज डिफरेंस को आप चेंज नहीं कर सकते और इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो एक बार आ गया वो थ्रू आउट द साइकिल अब क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं बी को एक बात बोल रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं बी वेव इज लीडिंग वेव ए, लीडिंग वेव ए। ट्रू स्टेटमेंट और नॉट? जब ये चलना स्टार्ट हुआ तभी ऑलरेडी फाई एंगल क्या हो चुका था? चल चुका था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बी वेव जो है वो ए को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तुम भाई हो और तुम्हारी बहन छोटी है तो जीवन भर तुम ही उससे 3 साल आगे रहोगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी बहन अचानक से तुमसे क्या हो गई? बड़ी हो। वो 3 साल बड़े हो तुम, तो तुम जीवन भर मरण तक, जब तक तुम मर नहीं जाओ, 90 साल में मरो, 100 साल में मरो,
अगर तुम 100 साल के रहोगे तो तुम्हारी बहन उस टाइम कितने साल की रहेगी, 97 की रहेगी, उसको परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। तो इसको बोलते हैं कि तुम थ्रू आउट दी लाइफ आगे ही चलते रहो। अच्छा, कैन आई राइट द सेकंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू दिस एज ए वेव इज लैगिंग वेव बी, और बहन आपकी हमेशा जीवन भर कहेगी कि हम भैया से 3 साल छोटे हैं, और आप जीवन भर ये बात बोलेंगे कि हम छोटकी से 3 साल बड़े हैं। इस बात को कोई परिवर्तन किया जा सकता है? अच्छा, इन दोनों ही बात में कोई डिफरेंस भी है क्या? वो अगर कह रही है कि मेरे भैया से मैं 3 साल छोटी हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन से 3 साल बड़ा हूं, इसमें कोई डिफरेंस भी है? दे आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों यही बता रहे हैं कि वो आगे चल रहा है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। इसको बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ये समझ में आया? एक वन ऑफ द सेट ऑफ एग्जांपल है। अब तीसरा वेव इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहे हैं? तीसरा वेव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तीसरा वेव यहां पर है C, और ये जो एंगल है इसको मैं थोड़ा देर के लिए थीटा मान रहा हूं। अब क्या कहा जा सकता है अबाउट A एंड C? क्या मैं कह सकता हूं कि A वेव इज लीडिंग और लैगिंग? लीडिंग। लैगिंग। C के रेस्पेक्ट में A क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। A वेव इज लीडिंग वेव C, और इसी का दूसरा पार्ट क्या लिख सकते हैं? C वेव इज लैगिंग वेव A। करेक्ट? ये हो गया रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में। पर हम लोग को रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में तो नहीं लिखना है। हम लोग को कैसे लिखना है? हम लोग को लिखना है फेजर, ये रोटेटिंग वेक्टर फेजर, वेव फॉर्म एंड अल्टीमेटली फेजर डायग्राम। तो हम लोग को मेन एम क्या है? वी हैव टू प्रोड्यूस फेजर डायग्राम ऑफ ऑल द केसेस। तो अब लीडिंग और लैगिंग को जैसे ही मैं वेव फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो आप देखिए ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं? इसको वेव फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर थ्योरी स्टार्ट। मेन कंटेंट मतलब ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो कोर्स में है वो पढ़ा दें। अब ये मान लीजिए आपका ओरिजिनल वेक्टर है, जिसको मैं कह रहा हूं v इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा t। अब एक दूसरा वेव है जो यहां से फेज फाई आगे से स्टार्ट हुआ है और ऐसे चल रहा है, ठीक है? और एक तीसरा वेव है जो कहीं थीटा से यहां स्टार्ट हुआ है और वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है। अब मुझे बस ये बताना, अच्छा तीनों कलर का नाम अलग अलग दे देते हैं। इसको ये हटा देता हूँ, इसका यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। ये तो जब कंटेंट में जाएंगे तब देखेंगे। बी वेव को इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। अब मुझे ये बताना है कि इसमें कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है। ए के रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। डन? बताइए। बी लीड कर रहा है और सी लैग कर रहा है। बी लीड कर रहा है और सी लैग कर रहा है। गलत। ध्यान से देखिए, ए जब चलना स्टार्ट किया है तब ऑलरेडी सी कुछ एंगल चल चुका। ए जब अभी चलना स्टार्ट किया है, ऑलरेडी सी कितना एंगल चल गया? थीटा एंगल। तो इसके चलने वक्त अगर कोई पहले से चल रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? C is leading, C is leading wave A, wave C is leading wave A। और जब B, ये जब ऑलरेडी कुछ एंगल चल चुका, कितना एंगल चल चुका? फाई एंगल, तब अब B स्टार्ट ही हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? लैगिंग। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वेव B is lagging
वेव। ये बात समझ में आई। तो लीडिंग जो रहेगा वो पीछे चलता है और लैगिंग जो रहता है वो आगे चलता है, जबकि उसमें उल्टा होगा। उसमें जो आगे है वो लीड कर रहा है और जो पीछे है वो लैग कर रहा है। वहां सिंपल है, लेकिन जैसे ही उसको आप किस में लेकर आए, ग्राफ में लेके आए, साइनोसॉइडल ग्राफ में, यहाँ पर लीडिंग वाला पीछे चलेगा और लैगिंग वाला आगे चलेगा। और अब मैं अगर इसका इक्वेशन लिखूं, इस तीनों मान लीजिए वोल्टेज ही डिनोट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको लिखा जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी -5, और ये इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि लीडिंग वाले को इधर लिखते हैं, लैगिंग वाले को इधर लिखते हैं। लैग में कितना आता है, माइनस साइन आता है, और लीड में कितना आता है, प्लस साइन आता है। ये लॉजिक क्लियर है तो बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, लैगिंग में माइनस और लीडिंग में, लिख लिए इसको, बना लिए, जल्दी बनाइए, सोचते हैं तो जल्दी जल्दी लिखिए। ये रोटेटिंग वेक्टर है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रोटेटिंग फेजर। हाँ लिखना है, सब लिखना है, सब लिखना है। तो पहले अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, सब लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी बनाइए। मतलब तो होप कि आप लोगों ने सारा बना लिया होगा। अब हेडिंग डालिए, आगे लिखिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अब हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अब हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए ये पढ़ने के लिए कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट, यानी सिर्फ वहां पर क्या लगा हुआ है, अगर रेजिस्टेंस लगा है तो उसका फेजर कैसा होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और उसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो लिखिए an AC source is connected to a resistor of resistance R. An AC source is connected to a resistance. An AC source is connected to a resistor of resistance R. Of resistance R. तो ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R है, और ये एक AC सोर्स है, और इस AC सोर्स का जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। आगे लिखिएगा AC सोर्स हैविंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हैविंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसको क्या कहेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसको क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, रजिस्टर ही एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और दूसरा कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। अब होता क्या है, करना क्या है वो समझिए। करना हमें ये है कि हमने V इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट किया है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें नेक्स्ट करंट निकालना है, और ये पता करना है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, कि करंट इन फेज है वोल्टेज के साथ। सारे के केस में, किस किस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में, कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में हमें यही पता करना है थ्रू दिस फेजर डायग्राम
कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है या लैग करता है या फिर इन फेज रहता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसके नीचे लिखिए, लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप क्या जानते हैं ओम्स लॉ में? आप ओम्स लॉ में ये जानते हैं कि V जो होता है वो किसके बराबर होता है? IR के बराबर। यहाँ पर कैन आई राइट I इज इक्वल टू V बाई R। V की जगह पे कैन आई राइट V नॉट साइन ओमेगा टी। I कैन बी रिटन एज V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, and I can be written as I naught sin omega t. I can be written as I naught sin omega t। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका I naught है वो किसके बराबर आया? V naught by R। तो ये दो बातें इस डेरिवेशन से हमें समझ में आ गई। सेकेंड जो चीज एक और समझ में आई, इसका भी फेज कितना था? ओमेगा टी, और इसका भी फेज कितना है? ओमेगा टी, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसके बाद आप लिखिए आई नॉट, लिख लिए राइट। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डन। उसके नीचे लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ तुरंत समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सेम फेज का ग्राफ है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। बस एक ही चीज थोड़ी से ध्यान से बनाने वाली है, ये आपका वोल्टेज है, और जब आप वोल्टेज के बाद यहाँ पर आप करंट बनाएंगे तो करंट का जो पीक है वो इसके पीक से थोड़ा छोटा रहना चाहिए। उसका कारण क्या है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि आई नॉट जो था वो था V नॉट बाई आर। आप V नॉट से किसी चीज को डिवाइड दे रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि जो आई नॉट होगा वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होगा। किससे? थोड़ा सा छोटा होगा V नॉट से, क्योंकि V नॉट में आपने क्या किया था, किसी चीज से डिवाइड दे दिया। तो ये जो आपने लिखा है ये क्या है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व है, और ये जो आपने लिखा है ये किसका कर्व है? ये है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व है। तो ये साइनोसोडल वेव फॉर्म है जो कि आपने बनाया है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये किसके लिए बनाया है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये आप अपनी कॉपी में बना लें। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का वेव फॉर्म है, जहां पर ये ग्राफ जो है वो किसके किसके बीच में था? ये टाइम और V या I के साथ ये ग्राफ बनाया गया। यहां से एक बात बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, क्या? यदि वोल्टेज एंड द करंट are in same phase, that is there is no phase difference between voltage and current, voltage and current, there is no phase difference between voltage and current। तो आप देख सकते हैं दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेम है, और जो एंड होने वाला पॉइंट है वो भी क्या है? सेम है। तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इन फेज, बोथ आर इन फेज। तो आप यहाँ पर इसके आगे और एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, बोथ आर इन फेज, बोथ आर इन फेज। डन? यहां तक हो गया? लिख लिया यहां तक? तो
रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वो इन फेज में होता है। इन फेज का मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी तो है ही, फेज डिफरेंस भी सेम है, यानी दोनों एक ही साथ पैदा हुए, जुड़वा भाई बहन है। इसका मतलब यही है, जुड़वा भाई बहन है। डन, बढ़े आगे। बोथ आर इन फेज, आगे बढ़े। अब देखिए इसका ये तो हो गया ग्राफ, अब आएगा इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एग्जाम में यही बनाना होता है, हम लोग को यही फेजर डायग्राम बनाना होता है। ये ऐसा है, अब ध्यान से देखें, ये आपका वोल्टेज है, इसको पीक वैल्यू को V नॉट बोलेंगे, और ये जो एंगल था उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा टी। और जो आपका करंट है वो भी इसी पर बना हुआ है, वो भी इसी पर बना हुआ है, बस इससे थोड़ा सा क्या है, छोटा। और इसका भी जो फेज डिफरेंस है वो भी कितना है, ओमेगा टी ही है। दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, ओमेगा टी। अब इसका दो कंपोनेंट होता है, एक कॉस कंपोनेंट और एक, ये जो कंपोनेंट आया ये किसके बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट आया है ये आया है V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और यही इसका क्या बन गया, फेजर आएगा। यही इसका क्या है, फेजर आएगा। दिस इज द फेजर आएगा। इस दोनों का वर्टिकली आपने बस क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। इस दोनों का क्या ले लिया, यहाँ पर आपने दोनों का बस क्या ले लिया है, कंपोनेंट ले लिया। यहाँ पर दोनों का आपने कंपोनेंट लिया है, दोनों का कंपोनेंट लिया। एंड दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसी को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये एग्जाम में नहीं पूछता क्योंकि रेजिस्टेंस का होता है सबसे आसान, इसलिए एग्जाम में आज तक ये पूछा गया नहीं, पूछा गया। ज्यादातर कैपेसिटिव और इंडक्टिव का पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता, उसका कारण सिंपल है कि सबसे आसान है, इसलिए उसको नहीं पूछते। डन, वहीं पर हेडिंग डालिए, एवरेज पावर, हेडिंग डालिए, एवरेज पावर dissipated in resistor, average power dissipated in resistor, रिलीज करना या निकलना, एवरेज पावर dissipated in a resistor। लिखिए उसके नीचे अंदर कि जो एवरेज पावर होता है वो जीरो के बराबर होता है। क्यों होता है पहले उसको समझते हैं, राइट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, average value of alternating voltage or alternating current for full cycle are zero। average value of alternating current या alternating voltage for full cycle is equal to जीरो के बराबर। इक्वल टू किसके बराबर, जीरो। क्यों, उसका कारण क्या है, देखिए आगे, इट इज बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल
आई एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल, हमने ऑलरेडी इसको निकाल रखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। और हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी एवरेज पावर, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर। और अगर मेरा आर ही 0 हो जाएगा तो पावर को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो पावर क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब आपके मन में एक डाउट है, सर इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब रजिस्टर प्योरली रजिस्टर सर्किट है तो क्या उस सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होगा, तब तो जितना भी हम लोग एसी पंखा ये सब चला रहे हैं सबको प्योरली रजिस्टिव बना दीजिए, पावर कंजम्पशन 0, और पावर 0 हो जाएगा तो कमर्शियल यूनिट आएगा नहीं और हम लोग को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट काम नहीं आता, कौन सा करंट काम आता है, आरएमएस करंट काम आता है। तो हेडिंग है द इंस्टेंटेनियस पावर ये एवरेज पावर इज 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0 बिकॉज एवरेज करंट 0 होता है। ठीक है, बढ़े आगे लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड, हाँ जैसे एवरेज पावर वैसे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस instantaneous power dissipated in a resistor, in a resistor। अब इंस्टेंटेनियस पावर की जब हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट हमें मिलता है आई आरएमएस। तो लिखिए P इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू किसके बराबर, आई स्क्वायर आर के बराबर। रजिस्टिव सर्किट के लिए आई जो है वो किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इनटू आर के बराबर। पावर इज इक्वल टू आई नॉट होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू आर के बराबर। डन। अब यहां पर थोड़ा सा क्या लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। अब इसका हम लोगों को जब डेरिवेशन करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। आखिरी इंस्टेंटेनियस पावर तो क्षणिक हो गया, पर किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर नहीं, हम लोग को तो पूरा इस साइकिल में चाहिए, कंप्लीट साइकिल में। कंप्लीट साइकिल में चाहिए नहीं, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेकर t तक। ये तो किसी एक क्षण पर आया ना, इंस्टेंटेनियस, जहाँ पे t का वैल्यू बदलते जाइए तो पावर का वैल्यू क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। पर हम लोग को क्या चाहिए, ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। और कंप्लीट साइकिल में ये आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, इसको जैसे ही आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। तो आप लिखिए टी तक, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट होल स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पावर इज इक्वल टू, इधर तो ऐसे ही रहेगा आई स्क्वायर आर, इधर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या फिर इसको कुछ चेंज किया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा में लिखा है, तो इसको पहले एक बार चेंज कर दीजिए। तो इसको चेंज किया है, ये 0 से t, और इसको क्या लिखा है, 1 माइनस क्या लिखा बोलिए, कॉस 2 ओमेगा टी, और कुछ बाई 2, और 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो पावर इज इक्वल टू, मैं 2 भी क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, 2 भी क्या करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक बड़ी ब्रैकेट, एक तो बच जाएगा dt, और माइनस एक बच जाएगा 0 से लेकर t तक cos
टू ओमेगा टी और बड़ी ब्रैकेट बंद, पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नॉट होल स्क्वायर बाई आर, इसको लिखेंगे कैपिटल टी और लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर टी तक, माइनस इसको क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस का उल्टा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 से टी तक। कोई दिक्कत, पावर इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये वाली क्वांटिटी ना 0 ही हो जानी है, 4 पाई आता है ना, ये 4 पाई आता है तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस, इसको पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा, कर दें 0 एक ही बार में, तो 0 कर देते हैं, तो सिंपली पावर आपका क्या निकल के आ गया, आई नॉट होल स्क्वायर आर बाई 2 इंटू किसके बराबर, टी के बराबर, यही आया है, टी आएगा नीचे में 2 ओमेगा होगा कि सिर्फ 2 होगा? हाँ नीचे में कौन सा, ये 2 ओमेगा है ना यहाँ पे, यहाँ 2 ओमेगा है, ये टी से टी 1 बाई 2 पाई ओमेगा टी, क्या म्यूचुअल है? इसका एवरेज वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ये सारी क्वांटिटी 0 हो जा रही है, नहीं सारा क्वांटिटी 0 हो जा रहा है, हो रहा है देखिए तो, तो यहाँ एक क्वांटिटी बचेगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ये हाफ बच रहा है, कहाँ पर? होता कुछ बाहर ये हाफ बाहर ही बच रहा है, ये टी का टर्म एक्स्ट्रा कैसे आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए, ये टी कैसे आया है, इसे टी कट गया, 4 पाई ये 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये टी का टर्म एक्स्ट्रा कैसे आ गया यहाँ पे, टी वो आप 0 कैसे लिखते हो? हाँ sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा। ये हाँ ये तो आप जैसे ही यहाँ टी पुट करिएगा, कैपिटल टी पुट करिएगा, एक बार 0 पुट करिएगा तो 0 में तो ये खेला ही खत्म हो जाएगा, और जब आप यहाँ टी पुट करिएगा तो टी में 2 पाई बाई टी और ये फाइनली टी ओमेगा की जगह पे 2 पाई लिखेंगे ना, तो 2 पाई बाई टी, तो वो सब कट जाएगा और 4 पाई आ जाएगा, साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये वाला 0 हो गया, मेरा लफड़ा फंसा हुआ यहाँ पे, ये टी कैसे आ गया, एक्स्ट्रा टी वहाँ बच कैसे रहा है, एक मिनट पीछे वाले पेज पे जाइए, अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पावर इज इक्वल टू आई नॉट होल स्क्वायर आर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, यहाँ से ना मैं हाफ कॉमन लिया हूँ, क्या कॉमन लिया, हाफ, बड़ी ब्रैकेट में हाफ बाहर निकाला, 1 माइनस, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा t को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये ऐसा किया है तो जाके ये हाफ और 1 रह जाएगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट किए तो ये क्या आ गया, ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, 0 आ गई, तो पावर इज इक्वल टू आ गया आई नॉट होल स्क्वायर या हाफ 1 माइनस 0, और जब आप पावर इज इक्वल टू निकाले तो ये कितना आ गया, आई नॉट आर, और ये 1 माइनस 0 तो 1 ही हुआ, और 1 इंटू हाफ इंटू 1/2, तो टी का टर्म खत्म हो गया, तो इंटीग्रेट तो दोनों करेंगे ना पूरा, तो नहीं वो क्या है, एवरेज निकालना है, किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज जब लिखेंगे तो एवरेज मतलब क्या हुआ, हम लोग को एवरेज पावर ही निकालना है ना, ये हम लोग निकाल तो एवरेज पावर ही रहे हैं, तो एवरेज पावर निकालते वक्त ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना मतलब इस वाले टर्म का एवरेज निकालना, एवरेज मतलब 1/2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 का एवरेज तो 1 ही होगा, तो खाली किसका एवरेज निकालेंगे, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज निकाला तो वो 0 आया, एवरेज निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, तो यही वो एवरेज निकाला है, और ये वाला एक एक्स्ट्रा टर्म वहाँ ऐड कर लीजिए, इससे फिर मैं इधर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, और अब जाके ये क्या हो गया, तो पावर का जो वैल्यू आया है, पावर दिस इंप्लाइज
पावर इज इक्वल टू, अब आप याद कीजिए आपने वहां पे पावर क्या पढ़ा हुआ है, IRMS किसके बराबर पढ़े हैं, IRMS पढ़े होंगे आई नॉट बाई रूट 2 के। तो अब ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट होल स्क्वायर बाई 2, यानी आई नॉट होल स्क्वायर बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, IRMS होल स्क्वायर इनटू R, और यही क्या होता है, एवरेज पावर होता है। मैं अगर डेरिवेशन ना भी कराता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ क्या सीखना था कि एवरेज पावर किसके बराबर होता है, IRMS होल स्क्वायर इनटू R के बराबर। पर एवरेज ये इसलिए डेरिवेशन करवा दिया ताकि आपको ये भी ज्ञान रहे कि ये हुआ कैसे था। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ताकि ये करेक्ट हो जाए। ये वन रहेगा, वन में से आप इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सब क्या, ये क्वांटिटी सब खत्म होकर क्या हो जाएगी 1 माइनस, और ये हमने एवरेज लिया है। मैं इसको दूसरे गोल घेरा करके बता देता हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा t, ये इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के क्रम में फिर आपने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करके यहाँ पर, और ये आपने अभी एक छोटा सा हेल्प लिया है ताकि आई स्क्वायर आई नॉट होल स्क्वायर बाई 2 को आप क्या लिख सकें, IRMS होल स्क्वायर लिख सकें इनटू R के बराबर। डन। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, पावर। तो आपको अल्टीमेटली क्या क्या ध्यान रखना है जब आप रजिस्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि रजिस्टिव सर्किट के बारे में जो आप ध्यान रख रहे हैं, तो रजिस्टिव सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जहाँ पे सिर्फ क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, नीचे एक वोल्टेज दिया है V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, आपने एक छोटा सा डेरिवेशन किया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R, ऐसे सॉल्व किया, और I भी क्या निकल के आ गया, I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। I जो है वो V नॉट बाई R है, जो कि एक पीक करंट है, और उसको जब आपने ग्राफिकली सॉल्व किया तो ग्राफ आपका ऐसा है, दोनों इन फेज थे, बोथ आर इन फेज, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ये ग्राफ है। और जब आपने इसका फेजर डायग्राम बनाया तो ये आपका फेजर डायग्राम है, जहां पर आपने ये V नॉट बनाया, ये I नॉट बनाया, दोनों का साइन कंपोनेंट लेकर जब ऐसा आपने दिखा दिया तो ये जो बना है इसी को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। दिस इज फेजर डायग्राम। इसके बाद आपने कहा कि एवरेज पावर क्या होता है रजिस्टर का, तो एवरेज पावर 0 होता है, बिकॉज I एवरेज जो होता है वो 0 होता है। और इसके बाद आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक्चुअली एवरेज पावर, और एवरेज पावर क्या होता है, तो एवरेज पावर मतलब द पावर इन अ कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t के बीच में। तो ये इस तरह से आपने निकाला। यहाँ पर आपको इसका एवरेज लेना था, एवरेज लेने के क्रम में आपने 1 माइनस इसको क्या लिखा, cos 2 ओमेगा 2/2, यहाँ से 1/2 कॉमन आया, हाफ ऐसे रह गया, इंटीग्रेशन अंदर की ओर चला गया, एवरेज सिर्फ निकालने के लिए, 1 का एवरेज तो 1 ही होगा 1/2, तो इसलिए उसको वहाँ 1 रख लिया, और बाकी जो बचा हुआ था उसका आपने एवरेज निकाला। एवरेज निकाल के जो आपने सॉल्व किया तो पावर क्या निकल के आया, I नॉट होल स्क्वायर R/2। I नॉट होल स्क्वायर बाई 2 को हम लोग IRMS I नॉट बाई रूट 2 होता है, दोनों साइड स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर लिए तो ये IRMS होल स्क्वायर हो गया, जो कि I नॉट होल स्क्वायर बाई 2 है, और I नॉट होल स्क्वायर बाई 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, IRMS होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो पावर आपका क्या निकल के आ गया, IRMS होल स्क्वायर R निकल के आ गया। ये आपका रजिस्टिव सर्किट यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेडिंग आ गई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अगला टॉपिक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अब आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसका लिखना है, इंडक्टर का लिखना है कि इंडक्टर में रिलेशनशिप क्या है, किसके और किसके बीच में, एक एसी सोर्स के वोल्टेज और करंट के बीच में। लिखिए, राइट, एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर L। एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर having inductance L,
अब इंडक्टेंस L, तो आपने वोल्टेज क्या ले लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एसी सोर्स है और आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इस तरह का सर्किट जहां पे और कोई भी दूसरा कंपोनेंट ना हो, सिर्फ इंडक्टर को छोड़ के, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें इसको छोड़ के और दूसरा कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। डन, यहां तक कोई डाउट? लिखिए, इंडक्टर के केस में आपने लेंज लॉ यानी फैराडे का लॉ एक पढ़ा था, और फैराडे का लॉ कहता है, राइट, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये लिखिए, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज across the alternating voltage across the inductor is given by V is equal to V naught sin omega t. Across the inductor is given by V is equal to V naught sin omega t. V is equal to V naught sin omega t. Then, right, the induced EMF across the inductor, the induced EMF across the inductor is minus L di by dt. ये हम लोग पढ़े हुए हैं, induced EMF किसके बराबर है, minus L di by dt. Done? Which opposes the growth of current in the circuit. Which opposes the growth of current in the circuit. अब इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर आप लूप लगाओगे तो क्या लिखोगे, V प्लस माइनस एल डी आई बाई V प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0, बिकॉज कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो है नहीं, तो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी के बराबर, वोल्टेज किसके बराबर, एल डी आई बाई डी टी। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन, लूप लगाए, अप्लाइंग लूप, applying Kirchhoff's loop rule, applying Kirchhoff's KVL, Kirchhoff's voltage loop rule, KVL rule। चूंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं था तो हमने ये कर लिया। बढ़े आगे। अब हम लोग को अल्टीमेटली क्या निकालना है, I निकालना है। तो आप अब क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से डी आई कैन बी रिटन एज 1 बाई एल वी डी टी, कह सकते हैं क्या, डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एल वी डी टी के जगह पे कहने राइट वी नॉट साइन ओमेगा टी टी टी, लिख सकते हैं क्या? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप डी आई की वैल्यू, क्या मैं इसे वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी लिख सकता हूँ? अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? एक साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे क्या दे देगा, आई दे देगा। इस साइड इंटीग्रेट करेंगे वो भी कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर t तक। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर t तक, या नहीं भी अगर टाइम लिमिट ले रहे हैं तो ऐसे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से आप वी नॉट बाई एल को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेट करिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी जी टी, और इसी पेज पर ही पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू बताइए जरा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो ये आ गया वी नॉट बाई एल, तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो I इज इक्वल टू लिखेंगे वी नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ आप लिखेंगे माइनस कॉस
ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। लिमिट नहीं रखना। नहीं, हम लोग को तो बस ये निकालना है कि वो लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है। डन। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि मतलब हल्का मैथमेटिक्स। मुझे बताइए cos माइनस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और इधर माइनस लगाया तो इधर भी माइनस लगाना होगा, तो माइनस cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो लिख सकते हैं। इसके जगह पर ये आ गया। अब उसके जगह पर मैं इसे क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। कर दूं? पढ़े? तो आपका फंक्शन अभी क्या आया हुआ था, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ पे आया हुआ है माइनस कॉस ओमेगा टी, और अभी आपने उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लगाए और आपने बताया कि इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल को मैं एक नया नाम अब दे रहा हूं पहली बार, इसको मैं कह रहा हूं एक्सेल। क्या कह रहा हूं? एक्सेल। जो एक्सेल जो है मैं इधर लिख रहा हूं, एक्सेल जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर है। और इस एक्सेल का हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय व्हाट, और इंडक्टिव सर्किट इज गिवन बाय एक्सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब इस रिएक्टेंस को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा हुआ है। I इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और परिवर्तन हम कर सकते हैं, इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चला, एक बात तो ये पता चली कि आई नॉट जो है, जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है, वो किसके बराबर है, वी नॉट बाई एक्सेल के बराबर है। एक बात ये पता चली, और दूसरी बात ये पता चली, ध्यान से देखिए, हमने जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहाँ पर आपने वोल्टेज लिया था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट निकल के आया है वो निकल के आया है आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें अबे इसको माने ना आई नॉट, अरे वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये डाल दिया, आई नॉट कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। मैं वापस से आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने आपको आगे और पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कहाँ पर वो आगे चला जाता है और कहाँ पर वो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर जब माइनस पाई बाई 2 है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या था कि ए को बी जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी इस पूरे डिस्कशन से हमने ये कंफर्म किया था कि वेव बी जो है वो लैग कर रहा है वेव ए को, यानी माइनस पाई बाई 2 का फैक्टर अगर आ जाए, तो मैंने माइनस पाई का फैक्टर आ जाए, वहां पर पाई बाई 2 आया है वो अलग की बात है, तो मैं कहूंगा कि जो भी ये है यहाँ पे माइनस पाई आया है वो लैगिंग है, यानी करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा। किसके केस में, इंडक्टेंस के केस में। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि दी करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, पाई बाई 2। ये समझ में आया इसको देखकर? इसी दिन के लिए हमने वो पढ़ा था, मतलब इसी टाइम के लिए वो पढ़ा था, एक ही दिन में इसी टाइम के लिए वो पढ़ा था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ, लिखना स्टार्ट करिए, इससे पहले का सब कहानी लिखिए ना, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्योरली inductive circuit, purely inductive circuit, the voltage is
current by an angle of pi by 2 or current is lagging voltage by an angle of pi by 2। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 और वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने दोनों का फंक्शन को एक जगह लिख दीजिए, अपने दिख जाएगा। v इक्वल टू क्या आया था, ये हमने लिया था v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और जब आपने उसको डेरिवेशन करके सॉल्व किया तो करंट क्या निकल के आया, i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और आप जानते हैं ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, जो कि फेज डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस कितने का आया है, पाई बाय 2 का आया है। और पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस विद अ नेगेटिव साइन, इट एम्प्लॉइज कि वेव इज लैगिंग। इसका क्या मतलब है, वेव इज करंट इज लैगिंग, इसका मतलब है करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय बाय पाई बाय। बड़े आगे यहाँ तक कोई डाउट? अभी मुझे कंफर्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका वेव फॉर्म बनाना है। चलिए वेव फॉर्म बनाते हैं। पहले वेव बनाएंगे, उसका फेजर बनाएंगे। ये आपका ग्राफ है, मैं ये वोल्टेज का ग्राफ बनाया, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा। अब हम लोग को सेकंड क्या बनाना है, करंट बनाना है। करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है, यहाँ पर आया पाई बाय 2। तो ये जो डिफरेंसिंग फेज है, ये डिफरेंसिंग फेज है, ये कितने का है, ये डिफरेंसिंग फेज पाई बाय 2 का है। यानी जब ये पाई बाय 2 चल चुका था, तब दूसरा वेव अपना ओरिजिन तलाश रहा था, और ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक और बात है समझने वाली, कि इसका जो पीक वैल्यू है ये v नॉट है, और इसका जो पीक वैल्यू है ये i नॉट है। और क्लियरली दिख रहा है कि v नॉट जो होगा वो बड़ा होगा i नॉट से। उसका कारण है, उसका कारण है कि जो i नॉट आपने लिखा है वो लिखा है v नॉट बाई xl। क्या लिखा है, v नॉट बाई xl। और v नॉट बाई xl जो होता है वो ओमेगा l के बराबर है। अगेन आप वोल्टेज को किसी चीज से क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, और डिवाइड दीजिएगा तो ऑब्वियसली जो i नॉट है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपका क्या निकल के आया, वोल्टेज वर्सेस i एंड टाइम का ग्राफ निकल के आया। और यहाँ से ये भी दिख रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है कि जो आपका करंट है, ये जो आपका करंट है, करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का इक्वेशन आया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डन। ये तो आपका क्या हो गया, वेव बन गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, वेव बनाना है। हम लोग को तो अल्टीमेटली क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। तो चलिए फेजर डायग्राम की ओर चलते हैं। जब आप फेजर डायग्राम की ओर जाएंगे, एग्जाम में आपको क्या बनाना है, फेजर डायग्राम ही बनाना है। जब आप फेजर डायग्राम की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर आपने क्या रिप्रेजेंट किया, v नॉट रिप्रेजेंट किया, और वो कितने एंगल पर था, ओमेगा t पर था। अब दूसरी साइड पर आपने i नॉट रिप्रेजेंट किया, और ये जो एंगल आया है वो आया है, ये एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है पूरा। दोनों के बीच का एंगल कितना, मैं थोड़ा एंगल ये वाला वेव को और थोड़ा इधर बनाता हूँ ताकि क्लियरली ये 90 डिग्री दिखे। ये कितना है, पूरा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप बोलेंगे नहीं सर पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, क्योंकि बड़ा तो पाई बाई 2 है। लेकिन जैसे ही इस लाइन के नीचे आते हैं वो थीटा नहीं होता, माइनस थीटा हो जाता है।
पढ़े थे बचपन में, ये माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा होगा तो ये चेंज करना है, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट लेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर जो कि किसके बराबर होगा, इसके एक कंपोनेंट के बराबर, और ये आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, और इसका एक कंपोनेंट लेंगे जो इधर आएगा, और ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर, और ये जो बन गया ये इसका क्या बन गया, फेजर, यही इसका क्या है, फेजर। डन, कोई डाउट, बढ़े आगे, बढ़ा जाए। अब हमने वहां पर एक टर्म पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को थोड़ा और एलाबोरेट करने की जरूरत है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको प्यार से हमने एक्सेल एक नया नाम दिया था, वो अब पढ़ना। लिखिए हेडिंग डालिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, the inductive reactance is the resistance effective opposition, inductive reactance is the effective opposition, that is resistance, inductive reactance is the effective opposition, that is resistance, offered by the inductor to the flow of current in the circuit. इफेक्टिव ऑपोजिशन ब्रैकेट में लिखिएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। और ये जो आपको आई नॉट इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वी नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है उसी को आप क्या लिखते हैं, ये ऐसा हम लोग क्यों लिख पाए, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V बाई R, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये R ही क्या है, XL के बराबर है, तो रेजिस्टेंस जो आया वो आया ओमेगा L के बराबर, तो ये जो XL का फॉर्मूला है वो किसके बराबर आ गया, ओमेगा L के बराबर। डन, ये लिख दिए। अब इसी XL को क्या मैं 2 पाई म्यू एल लिख सकता हूं क्या, देखिए why we can write this as, because omega can be written as 2 पाई म्यू। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं। यूनिट इसकी ओम होगी, यूनिट ऑफ XL is ओम, क्यों, ये भी रेजिस्टेंस ही है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग उसको कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। डन, बढ़े आगे, हेडिंग आगे, बिहेवियर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, सब हेडिंग है, बिहेवियर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या है देखिए, इन एसी सर्किट क्या होगा, एसी सर्किट से जब आप क्या पास कराते हैं, जब आप ये इंडक्टिव रिएक्टेंस से जब एसी करंट पास करते हैं, तो आप देखिए एक्सेल जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर है, ओमेगा जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 पाई म्यू एल के बराबर आ गया, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई म्यू एल। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी मीडिया कितने के बराबर है, 50 हर्ट्ज के बराबर है, तो यहाँ से जो आपका एक्सेल निकल के आया वो आया 100 पाई एल के बराबर, यानी एक्सेल जो कि एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसको सब मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ एक बड़ी वैल्यू आएगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस
किसी की सर्किट का अगर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, कौन, ये इंडक्टिव सर्किट ये बताना चाह रहा है कि इंडक्टर do not allow the AC to pass through it. AC को ये पास नहीं करने देता है। कौन AC को पास नहीं करने देता? इंडक्टर AC को पास नहीं करने देता या बहुत कम पास करने देता है। क्लियर? ये लॉजिक क्लियर है? ये लाइन याद रखिएगा, वैसे शॉर्ट ट्रिक अभी बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, इन केस ऑफ डीसी सर्किट, अब डीसी सर्किट में क्या होगा, ध्यान से देखिए, डीसी सर्किट में क्या होगा, डीसी सर्किट में भी एक्सएल तो ओमेगा एल के बराबर ही है, और इसी एक्सएल को आप क्या लिखते हैं, 2 पाई म्यू एल लिखते हैं। पर डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है, जिसकी वजह से जो एक्सएल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर एक्सएल 0 आया है उसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, और जहां रेजिस्टेंस 0 होगा वहां कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, इसका क्या एक मतलब है, इसका मतलब है इंडक्टिव सर्किट allows DC to pass through, यानी इंडक्टिव सर्किट का काम है वो डीसी को अलाउ करता है और एसी को रोक देता है, डीसी टू पास थ्रू। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि इंडक्टिव सर्किट, अब कैसे याद रहेगा, देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये इंडक्टिव सर्किट है, अगर कोई डीसी है तो इसके बीचों बीच निकल जाएगा, लेकिन एसी तो ऐसा होता है वो फंस जाएगा, जाली में जाली फंस जाएगा। याद करने के लिए कि जाली में जाली फंस गया तो ये पास नहीं करेगा, लेकिन डीसी तो भी, ये तो सोलोनॉइड है ना, तो सोलोनॉइड है तो बीचों बीच रास्ता रहेगा, वो बीचों बीच रास्ता में से निकल जाएगा। तो ये तो डीसी को पास करता है पर एसी को पास नहीं करता। बाकी लॉजिक तो ऊपर बता दिया, याद करने का तरीका ये है कि ये एसी को अलाउ करता है और डीसी को अलाउ नहीं करता। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। पावर और एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करके फिर कैपेसिटिव सर्किट अगले क्लास में करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए। लिख दिए? डन। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखिएगा कि कैसे बताए थे, ताकि एग्जाम में भी याद रहे कि वो किसको अलाउ करता और किसको अलाउ नहीं करता। हेडिंग डालिए, पावर डेसिपेटेड थ्रू एंड बाय एन इंडक्टर, थ्रू नहीं, पावर डेसिपेटेड, हाँ थ्रू भी चलेगा, थ्रू एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर के द्वारा क्या पावर डेसिपेट किया जाता है। ध्यान से देखिए, छोटा सा डेरिवेशन है, तुरंत से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू कितना है, V इक्वल टू कितना आ गया, V इक्वल टू था V नॉट साइन ओमेगा टी, और आपने अभी I भी निकाल लिया,
आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर इज इक्वल टू वी की जगह पे कहना है राइट वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई की जगह पे कहना है राइट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये तो लिख सकते हैं ना, ये हमने लिख दिया। अब इसमें से जो जो कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन ले लीजिए और जो रह गया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वी नॉट और साइन आई नॉट को तो बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी को ऐसे ही छोड़ दिया और इसको माइनस कॉस ओमेगा टी रख दिया। तो P इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये शायद कुछ एक फॉर्मेट बन जाएगा। यह आ जाएगा 2 cos थीटा साइन 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो अगले पेज पर जाकर मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ माइनस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 और इसको क्या लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, यही लिखेंगे ना, यही लिखा भी है। डन। अब आप इसका क्या ले लो एवरेज ले लो, अब आप इसका क्या ले लो एवरेज ले लो, और जब आप इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज में क्या क्या रहेगा और क्या क्या खत्म हो जाएगा। एवरेज में क्या क्या रहेगा क्या क्या खत्म हो जाएगा, तो पी एवरेज जब आप निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका आपको क्या लेना होगा एवरेज करना होगा। आप लिखेंगे एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका निकाला भी था, इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आ जाती है 0 आ जाती है। अब एवरेज निकाल लो इसका, अलग से बोलेगा तो अलग से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालेंगे 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी तक, और कहाँ से कहाँ साइन 2 ओमेगा टी एवरेज निकालना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये अल्टीमेटली साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज आता है वो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये आपका 0 आ ही जाना है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डन। चाहिएगा तो अपने से भी कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी बाई ओमेगा, फिर उसका लिमिट पुट करिएगा तो ये आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस cos 0 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कीजिएगा 0 हो जाएगा। कर दें कि कर लीजिएगा, कर लेंगे ना डायरेक्टली। हाँ, तो इसका जो सीधे मैं यहाँ पे ये सब ना लिख के सीधे एक वैल्यू बस इतना ही लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 हो जाती है। और अगर ये क्वांटिटी 0 तो पावर एवरेज भी क्या निकल कर आ गया 0 निकल के आ गया। यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट का एवरेज क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है 0 होता है। तो लिख देना इसी बात को, द एवरेज पावर of an inductive circuit over a complete cycle is equal to 0, or a complete cycle is equal to 0. Done. तो यहाँ पे आज आपने फेजर देखा, फेजर डायग्राम देखा, फेजर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब आप देख रहे थे तो वहां पे आपने देखा कि दोनों इन फेज रहते हैं, और जो आपने इंडक्टिव सर्किट देखा तो वहां आपको पाया गया कि जो करंट है वो पाई बाई 2 एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय एन एंगल पाई बाई 2 एंड करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। और जब लैग होता है तो पीछे रहता है और लीड करता है तो
आगे रहता है। तो आपको फेजर डायग्राम अगर नहीं ध्यान है तो देखिए हमने यहाँ पे अभी फेजर डायग्राम बनाया भी था, ये इसका फेजर डायग्राम है। ये आपका दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर वोल्टेज। ये इससे π/2 क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से आपने लगभग सारी चीजें देख ली, इंक्लूडिंग पावर भी आपने देख लिया कि एवरेज पावर क्या होता है दोनों ही सर्किट के लिए। तो वहां पे पाया कि एवरेज पावर किसके बराबर होता है, IRMS होल स्क्वायर इनटू R के बराबर। और प्योरली इंडक्टिव में आपको एवरेज पावर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब जो अगला 2 टॉपिक है, एक का नाम है फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई प्योरली इंडक्टिव बोल रहा है तो वो LR भी है, क्योंकि तार से ही ना जुड़ा हुआ है। तो तार से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस उसमें नहीं रहेगा। तो आप प्योरली रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव बोल रहे हैं तो उसको LR भी बोल सकते हैं। क्या बोला समझ में आया? प्योरली इंडक्टिव मतलब उसमें LR है, क्योंकि R भी है वहां पर R चूंकि इन फेज रहता है तो उसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सिमिलरली आप जब कैपेसिटिव की बात करते हैं तो वो भी CR सर्किट है। प्योरली कैपेसिटिव कुछ नहीं है, उसमें तो रास्ता में तार है, और तार है तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो अब जो अगला 2 टॉपिक है वो है कैपेसिटिव सर्किट एंड LCR सर्किट। इन दोनों का फेजर और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।